Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. MCQ है अपना। The nurse is caring for a client with ulcerative colitis. एक नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है। क्लाइंट को क्या हुआ है? अल्सरेटिव कोलाइटिस से वो डायग्नोस हुआ है। Which finding does the nurse determine is consistent with this diagnosis? तो कौन सा फाइंडिंग जो है नर्स डिटरमाइन करेगी कि वो इस डायग्नोसिस के साथ में कंसिस्टेंटली बना हुआ रहता है। मींस अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में और कौन सा आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा जो कंसिस्टेंटली, जब तक अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, ठीक है, तब तक ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहती है। ऑप्शन क्या है? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर नेट्रीमिया, फ्रोथी फैटी स्टूल या फिर डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। क्या रहेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में कंसिस्टेंट डायग्नोसिस? क्या रहेगा? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर नेट्रीमिया, फ्रोथी फैटी स्टूल या फिर डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉन्स डिजीज वगैरह ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के टाइप हैं दोनों ही, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनता है इनसे। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये किसका पार्ट है, कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है? तो ये हम पढ़ते हैं IBD। क्या होता है IBD? तो ये होता है इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। इसका टाइप है, दो टाइप होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन कौन सा होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, एंड सेकंड वन कौन सा होता है? कॉन्स डिजीज। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे थोड़े सिमिलर सी कंडीशन है, मगर थोड़ा बहुत ही यहाँ पे डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में और क्या यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात सबसे पहले करते हैं अपन। रैपिड रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है, तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या बनेगा? मोस्ट कॉमन अफेक्टेड रीजन क्या होता है इसके अंदर? तो वो होता है सिग्मोइड कोलन। देखो, नाम में आपको पता लग गया है कि कोलन के अंदर अल्सरेशन मिलना, और कोलन अपनी कौन सी मोस्ट कॉमन कोलन कौन सी? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, कौन सी डिजीज जो है वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली अफेक्ट करती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को मेनली अफेक्ट करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट? सिग्मोइड कोलन वाला पार्ट, या फिर अपन कह सकते हैं रेक्टम वाला पार्ट। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? रिकरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन एंड विथ अल्सरेशन। इन्फ्लामेशन के साथ साथ में क्या देखने को मिल रहा है आपको? अल्सरेशन भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इन अल्सरेशन की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग होगी और साथ साथ में इन्फ्लामेशन है तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? डायरिया। तो डायरिया के साथ साथ में पेशेंट को क्या होगी? ब्लीडिंग डायरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब ब्लीडिंग होगी पेशेंट के अंदर, तो डायरेक्टली क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर? यहाँ पे हीमोग्लोबिन की यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी आपको, और ये कॉन्सिस्टेंटली जो बना रहेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस जब तक कंटिन्यू रहेगा पेशेंट में तब तक। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ से एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है वो किस प्रकार की उनकी स्ट्रक्चर रहती है। तो इसके अंदर जो अल्सर देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं? कॉलर बटन अल्सर। एमसीक्यू बन सकता है इससे। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करें तो यहाँ पे क्या डाइट क्या देनी चाहिए अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को? क्या डाइट दोगे आप? ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो डाइट के अंदर क्या दोगे? डाइट कौन सी दोगे? लो रेसिड्यू डाइट, प्लस और क्या दोगे यहाँ पे? हाई प्रोटीन। और क्या दोगे यहाँ पे? हाई कैलोरी। और क्या दोगे यहाँ पे? आयरन।
क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो सप्लीमेंट्री आयरन दोगे आप प्लस विटामिन्स। ये यहाँ पे अपना डाइट मॉड्यूल रहेगा पेशेंट के लिए, इससे भी एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करें कि यहाँ पे अगर हमें ड्रग देनी है तो कौन सी ड्रग दोगे आप, तो ड्रग का जो मोस्ट कॉमन जो ड्रग यूज में होती है वो है सल्फा सालाजिन। ठीक है, सल्फा सालाजिन हम यहाँ पे ड्रग प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रग होती है इसके कुछ कैटेगरीज होती है। ये क्या करती है, एंटी इन्फ्लामेशन, सेकेंड वन इम्यूनोसप्रेसेंट, और क्या करती है ये एंटी बैक्टीरियल। ये सब प्रकार की यहाँ पे मेनली प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज में लिया जाता है। इनके अलावा अपन और भी प्रकार की अपन ड्रग यूज में ले सकते हैं। ऑल सालाजाइन अपन काम में ले सकते हैं, मेसालामाइन ड्रग जो होती है उसको भी अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, और भी कैटेगरी ड्रग होती है। तो मेनली अपना एमसीक्यू किससे रिलेटेड था, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एज ए रिविजन के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब देखो ट्रीटमेंट करना है हमें इसका, तो ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सर्जरी में आप क्या करते हो, कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी अपन यहाँ पे रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, ताकि भाई कॉलन को जो है वो रेस्ट दी जाए, और कॉलन से पहले ही यहाँ पे अपन ओस्टोमी बना के जो भी फिकल मटेरियल है उसको हम बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ से कोलोस्टोमी से एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा, एक देखो टर्म होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट किसको कहते हैं, आउटपुट फ्रॉम द कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी से जो भी आउटपुट निकलता है उसे अपन क्या क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा, कोलोस्टोमी का कलर का। आपने यहाँ पे क्या बनाया, स्टोमा बनाया। स्टोमा से एमसीक्यू बनेगा कि भाई स्टोमा जो अपन ने बनाया है और अगर उसका कलर पर्पल या फिर आप कह सकते हो ब्लैकिश हो गया है, तो ये एक प्रकार की क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। और हमें यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड फ्लो, टिश्यू नेक्रोसिस हो गया, मतलब स्टोमा है वो क्या हो गया, फेलियर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इमीडिएट अटेंशन प्रोवाइड करवानी होती है। अब कुछ क्या होगा भाई, नॉर्मल कलर क्या रहना चाहिए स्टोमा का, नॉर्मल कलर कैसा होना चाहिए, ब्राइट रेड, ब्राइट रेडिश कलर बोल सकते हो, या फिर आप रेडिश पिंकिश कलर भी आप कह सकते हो, जो भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिले। तो ये आपका नॉर्मल कलर रहना चाहिए। अगर पर्पल और ब्लैक कलर आया है तो आपको यहाँ पे अटेंशन देनी होगी पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, स्टोमा इरिगेशन। इरिगेशन से 2-3 एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जब इरिगेशन करते हैं तो नॉर्मल क्या है, उसमें क्रैम्पिंग का आना। क्रैम्पिंग अगर आती है इरिगेशन के टाइम पे तो नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर यहाँ पे क्रैम्पिंग के साथ में पेशेंट को क्या हो, पेन हो, पेन के साथ में भी क्या हो, क्रैम्प, तो आपको कुछ टाइम के लिए जो इरिगेशन को है उसको क्या कर देना है, होल्ड कर देना है। फिर वापस जब क्रैम्पिंग सबसाइड होती है फिर से आपको इरिगेशन जो है शुरू करना है। सेकेंड एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा, डन आफ्टर 1 to 1.5 आवर आफ्टर मील, कि भाई आपको जो इरिगेशन करना है, पाउच का इरिगेशन करना है। स्टोमा का जो पाउच बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोच पाउच। ठीक है, स्टोमा को अपन पाउच बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कोच पाउच उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, इस कोच पाउच के इरिगेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो आफ्टर 1 आवर से लेके 1.5 आवर के बाद में आपको क्या करना है, इसको इरिगेशन करना है आफ्टर मील के। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ फ्लूइड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए कितना आपको फ्लूइड चाहिएगा, 500 से लेके 1000 ml तक आपको इरिगेशन का फ्लूइड आपको चाहिए होता है। क्या किस फ्लूइड की आप रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे, तो टैप वाटर से भी आप इरिगेशन कर सकते हो,
नॉर्मल सलाइन से भी अपन जो है इरिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हाइट ऑफ कैन, नेक्स्ट इरिगेशन करने के लिए आपको जो कैन है उस कैन की हाइट क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू यही बनेगा आपका, इरिगेशन की हाइट क्या होनी चाहिए, तो 12 से 18 इंच। ठीक है, 12 से 18 इंच तक अपन क्या रखते हैं, इसकी हाइट रखते हैं। अब देखिए दो यहाँ से और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। फर्स्ट वन बनता है कोलोस्टोमी हमने बनाई, और अगर हमने कोलोस्टोमी किस साइड में बना दी, राइट साइड में हमने कोलोस्टोमी बना दी। यहाँ पे हमने कोलोस्टोमी किस साइड में बनाई, लेफ्ट साइड में कोलोस्टोमी बनाई। ठीक है, तो अब इस राइट साइड की कोलोस्टोमी को अपन क्या बोलते हैं, वेट कोलोस्टोमी। ठीक है, लेफ्ट साइड की जो कोलोस्टोमी हमने बनाई इसको हमने क्या बोला, ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है, ड्राई और वेट क्यों बोला, क्योंकि राइट साइड की जो कोलोस्टोमी बनाते हैं अपन कहाँ बनाते हैं, असेंडिंग कॉलम पे, और लेफ्ट साइड की जो आप बनाओगे ये कहाँ बनाते हैं, मोस्टली डिसेंडिंग कॉलम पे। डिसेंडिंग कॉलम तक आता आते वाटर का यहाँ पे फुली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ के बाद जो भी इफ्लुएंट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ड्राई निकलेगा। और यहाँ पे जो भी इफ्लुएंट निकलेगा, इफ्लुएंट मतलब कुछ भी आउटपुट हो रहा है कोलोस्टोमी से, वो क्या निकलेगा, यहाँ पे वेट निकलेगा। ठीक है, लिक्विड ड्रेनेज देखने को मिलेगा इधर, और इधर मिलेगा ड्राई ड्रेनेज। तो इसी के साथ ही फर्स्ट एमसीक्यू अपना क्या था, डिक्रीज हीमोग्लोबिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग के साथ में जो है वो आपका एनीमिया होगा पेशेंट को, और डिक्रीज हीमेटोक्रिट भी आपको लेवल वो भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। और देखिए, और यहाँ पे क्या, अगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछ ले कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या आपको इम्बेलेंस देखने को मिलेगा, तो देखिए हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, प्लस और क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, हाइपोनेट्रीमिया। फ्रोदी फैटी स्टूल भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ये कंडीशन किसकी है, स्टेटोरिया की। स्टेटोरिया का अंदर क्या होता है, अपने जो फैटी ग्लोब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, मगर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो अपने जो फ्रोदी स्टूल वगैरह ये सब यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अपना आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, A client with hypertension has begun taking spironolactone। एक क्लाइंट है जिसको हाइपरटेंशन की कंडीशन है और उसको अभी क्या दे रहे हैं, स्पायरोनोलेक्टोन दे रहे हैं। द नर्स टीचर्स द क्लाइंट टू लिमिट इनटेक विच फूड। तो अभी स्पायरोनोलेक्टोन के साथ में नर्स क्लाइंट को टीच कर रही है कि आपको कौन से फूड के इनटेक पे आपको क्या करनी है, लिमिट करनी है। ठीक है, लिमिटेड फूड खाना है वो, तो राइस, सैलड, ओटमील या फिर सिट्रस फूड, कौन से फूड को यहाँ पे लिमिट करना है या फिर अवॉइड करना है, आप कह सकते हो। क्या रहेगा आंसर, तो देखिए जो स्पायरोनोलेक्टोन जो होता है, इससे एमसीक्यू बनेगा। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा, किस प्रकार की डाययूरेटिक होती है ये, तो ये होती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, कौन सी कैटेगरी की डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये करती है ब्लॉक करती है, या फिर आप कह सकते हो डिक्रीज कर देती है किसके फंक्शन को, फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, डिक्रीज सोडियम एंड डिक्रीज वाटर। ठीक है, डायूरेटिक से तो वाटर तो कम हो ही रहा है, बट ये किसके साथ में और किसको कम कर रही है, एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को कम कर रही है। तो एल्डोस्टेरोन कम होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम की मात्रा में कमी देखने को मिलती है, और साथ में जब एल्डोस्टेरोन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सोडियम कम होगा। सोडियम कम होगा तो कंपेरेटिवली बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगा, पोटेशियम। वैसे भी ये पोटेशियम को रोकती है, सोडियम को एक्सक्रिएट करवाती है, इसलिए इसके हमें क्या करना है, सोडियम रिच डाइट को हमें अवॉइड करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सिट्रस फ्रूट रहते हैं उनके अंदर भी क्या रहता है, सोडियम के पोटेशियम की मात्रा हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हमें क्या करना है, पोटेशियम डाइट को अवॉइड करना है। आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, बाकी राइस और सैलड ओटमील के अंदर इतना रिच पोटेशियम नहीं रहता है जितना सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आपको पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलता है।
अब देखिए पोटेशियम का लेवल अगर ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में या फिर कम होगा, इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है? मसल पे पड़ेगा। और मसल में देखो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है अपना क्या? हार्ट। ठीक है, हार्ट के अंदर क्या रहता है? मसल्स। ठीक है, तो हार्ट पे मेनली अफेक्ट करता है। ठीक है, पोटेशियम मेनली किस पे अफेक्ट करता है? अगर आपको सिंपल पूछे तो ये इस पोटेशियम का थोड़ा बहुत भी मिसबैलेंस होगा तो डायरेक्ट हार्ट पे आपका असर पड़ता है। वैसे ही सोडियम का थोड़ा बहुत भी मिसबैलेंस होता है तो ये किस पे इफेक्ट डालता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, इसीलिए अगर सोडियम नमक की मात्रा पूरी नहीं रहती है तो ड्राउजीनेस वगैरह पेशेंट को और फटिग वगैरह पेशेंट को यहाँ पे फील होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट की बात करें अपन, किसकी बात? साइड इफेक्ट स्पायरोनोलेक्टोन की। एमसीक्यू बनता है इसका साइड इफेक्ट से। तो देखिए साइड इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको? तो इसका एक नेमोनिक है, क्या है? आई मे हैव गॉट एडिशनल प्रॉब्लम्स। तो आई से क्या हो जाएगा? देखिए इम्पोर्टेंसी आ जाएगी अगर इसका टॉक्सिसिटी होगी बॉडी के अंदर तो। एम से क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। एच से क्या हो जाएगा? हिट्सूटिज्म। जी से क्या हो जाएगा? गायनेकोमेस्टिया। ए से क्या हो जाएगा? एसिडोसिस। प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा? पी से पोटेशियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़्यादा देखने को मिलता है। ये क्या करता है? पोटेशियम का लेवल को बढ़ा देता है। और पी से क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर। दोनों ही यहाँ पे पी से है। पेप्टिक अल्सर को अगर है वहाँ पे अगर अपन स्पायरोनोलेक्टोन दोगे तो वो पेप्टिक अल्सर को जो है वो एग्रीवेट कर देगा और ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव कर देगा पेप्टिक अल्सर को। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं हमारे स्पायरोनोलेक्टोन की, जो क्या है? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। नेक्स्ट एमसीक्यू। The nurse has assisted the primary healthcare provider with the insertion of a chest tube in a client who sustained a chest injury and has a pneumothorax. एक नर्स असिस्ट करवा रही थी एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इंसर्शन करवाने में, क्या? चेस्ट ट्यूब का। और उसको हुआ क्या था? चेस्ट इंजरी हुई थी उसको। क्या हुआ था? साथ साथ में उसको न्यूमोथोरेक्स भी हुआ है। The nurse monitor the client and note fluctuation of the fluid level in the water seal chamber after the tube is inserted. अब नर्स मॉनिटर कर रही है कि भाई क्लाइंट में जब ट्यूब डाली थी, ट्यूब डालने के बाद में क्या देखने को मिला है? जो वाटर सील जो चैम्बर था उसके अंदर क्या देखने को मिला? फ्लैक्चुएशन देखने को मिला है। बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट फाइंडिंग विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब इस फाइंडिंग के आधार पे आपका क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा? ठीक है, एम्स में इस प्रकार के एमसीक्यू, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू आपको पूछने को देखने को मिलेंगे। इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कंटिन्यू मॉनिटर टू द क्लाइंट। आपको जो क्लाइंट को है कंटिन्यू मॉनिटर करना है, ये कंडीशन नॉर्मल है, फ्लैक्चुएट होता रहना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए मगर फ्लैक्चुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट, री इन्फोर्स द ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। आपको जो री इन्फोर्स करना है ऑक्लूसिव ड्रेसिंग को, या फिर एंकरेज द क्लाइंट टू डीप ब्रीथ। आप क्लाइंट को एंकरेज करना है कि आप डीप ब्रीथ कीजिए। नर्स ने क्या देखा कि जो वाटर सील जो चैम्बर था वहां पे क्या देखने को मिला? फ्लैक्चुएशन देखने को मिला है वाटर का। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो? तो देखिए जब कभी भी फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिले तो फ्लैक्चुएशन का होने का मतलब क्या है? कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था वो एकदम क्या है? पेटेंट है, मतलब एकदम एक्यूरेसी से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम अपन करते हैं तो उसके अंदर दो कंडीशन होती है। एक तो होता है कंटिन्यूअस ऑसिलेशन,
एक कंडीशन होती है ऑसिलेशन की कंडीशन, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन, या फिर एक कंडीशन होती है कंटिन्यूअस बबलिंग। अगर आपको कंटिन्यूअस बबलिंग देखने को मिलती है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम में, तो ये क्या डिनोट करता है? एयर लीकेज। और अगर आपको ऑसिलेशन देखने को मिलता है, मतलब जब इनहेल किया, हमने इनहेलेशन किया, तो ऑसिलेशन जो ट्यूब थी उसका जो है लेवल है वो इंक्रीज हुआ, और जब हमने एक्सहेल किया तो ऑसिलेशन ट्यूब से ऑसिलेशन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। मतलब ऑसिलेशन तो होना नॉर्मल कंडीशन है, मगर कंटिन्यूस अगर आपको बबलिंग दिखे तो ये क्या होती है? एयर लीक का अपने साइन रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है? फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है, मतलब वाटर फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब वाटर के अंदर ऑसिलेशन वेव बन रही है। तो ये भी क्या है अपना? कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट। ठीक है, ये कुछ कंडीशन यहाँ पे सीरियस कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है? क्लाइंट को बस यहाँ पे मॉनिटर करना है, और ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे नीड है नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगर एमसीक्यू बनता है तो क्या बनता है? देखो, कंडीशन होती है कि ये क्या है अपना? हमारा लंग है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? ऊपर की साइड में रहेगा या नीचे की साइड में रहेगा? क्योंकि फ्लूइड जो है वो ग्रेविटी के साथ में आता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? हमेशा लोअर साइड के अंदर। और एयर हल्की होती है, तो एयर कहाँ पे रहती है? अपर साइड के अंदर, ठीक है। इसीलिए टीबी के जो बैक्टीरियाज वगैरह होता है, तो वो प्राइमली कहाँ पे जाके अफेक्ट करते हैं? अपर लोब ऑफ लंग को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और प्लूरल इफ्यूजन जो बनता है वो कहाँ पे आके जमा होता है? वो होता है लोअर साइड के अंदर। इसलिए जब कभी भी हमें फ्लूइड ड्रेनेज करना हो चेस्ट से, तो इंसिजन कहाँ पे लगता है? 7th to 9th रिब के आसपास में इंसिजन लगाते हैं अपन, ठीक है, लोअर साइड में, क्योंकि फ्लूइड कहाँ रहता है? यहाँ पे। और जब कभी न्यूमोथोरेक्स की बात आती है, तो 2, 2nd एंड 3rd इंटरकोस्टल जो पार्ट है, वहां पे अपन क्या इंसिजन लगाते हैं, ताकि जो वहां की जो एयर है वो अपन निकाल सकें, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यू जो आप ध्यान में रखना, न्यूमोथोरेक्स और हाइड्रोथोरेक्स के अंदर काम आता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, हमने पेशेंट के आईसीडी डाल दी। आईसीडी डालने के बाद में अभी हमने उसको सक्शन से अटैच नहीं किया है, तो अटैच होने से पहले सक्शन को ऑन नहीं करना है, ठीक है। अटैच करने के बाद में सक्शन को ऑन करना है पेशेंट को, तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगर हमने आईसीडी डाली और वो हो गई एक्सीडेंटली रिमूव, एक्सीडेंटली आईसीडी जो रिमूव हो गई है, तो नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पे? कि जो भी वो होल बना हुआ था आईसीडी के लिए, उसको क्या करे? क्लोज कर दे, ठीक है। क्लोज करने से क्या होगा? यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन वहाँ पे अराइज नहीं होगी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पे? उस ओपनिंग को कर दे क्लोज। और यही अगर एमसीक्यू आपको पूछ ले कि ट्रेकियोस्टोमी की हुई है और वहाँ पे जो ट्रेकियल ट्यूब जो है वो रिमूव हो गई है, ट्रेकियोस्टोमी की, और यहाँ पे क्या हो गया? ट्यूब हो गई क्या? रिमूव हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ओपन करके रखना है, ठीक है। इसको क्लोज मत कर देना, नहीं तो पेशेंट के और ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी। तो ट्रेकियोस्टोमी में ओपन करना है, डायलेट करके रखना है ट्रेकियल डायलेटर से। और आईसीडी अगर रिमूव हो जाए तो उसको जहाँ से स्पेस अपना ओपन हुआ उसको अपन क्या करना है? क्लोज करना है, ठीक है। गोज पीस से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट किसी प्रेशर लगा के भी उसको क्लोज कर सकते हो। तो ये आप ध्यान में रखना। ओके, कुछ एमसीक्यूज अपने आईसीडी को लेके हैं, ठीक है। और ऑसिलेशन उसके अंदर हमें मिलना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस अगर बबलिंग मिलेगी तो आपको पता है। और ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्लूइड वेव्स वगैरह ऐसे देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। आईसीडी जो चैम्बर रहता है अपना, ठीक है। आजकल तो अलग अलग प्रकार के अपने मॉडिफाइड आईसीडी जो सिस्टम आपको देखने को मिलता है। इस एमसीक्यू का आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, a client is scheduled for a test to detect kidney tumor or cyst. What test is considered safest for the client? एक क्लाइंट को क्या शेड्यूल्ड किया गया है? किडनी ट्यूमर डिटेक्ट करना है, तो कौन सा टेस्ट उसके लिए सेफ है क्लाइंट के लिए? अल्ट्रासोनोग्राफी, नेफ्रोटोमोग्राफी, एक्सक्रिएटरी यूरोग्राफी, या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी? क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे ट्यूमर है और सिस्ट है, ठीक है। तो
सेफेस्ट के बारे में पूछा गया है तो वो तो क्या होगा अपना अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर रहेगा, क्योंकि बाकी के जो तीनों ऑप्शंस है ये किस प्रकार के हैं, इन्वेजिव। ठीक है, बाकी के क्या इन्वेजिव है या फिर इनके अंदर क्या किया गया है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे इंजेक्ट की गई है, डाई यहाँ पे इंजेक्ट की गई है। तो डाई जब इंजेक्ट करते हैं ये एक रेडियो ओपेक डाई रहती है, तो ये हमारे किडनी के लिए सेफ नहीं है। और ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रखा है, किडनी ट्यूमर हो रखा है, तो आपका प्रायोरिटी आंसर क्या जाना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये डाई वगैरह रिएक्शंस वगैरह कॉज कर सकती है किडनी के टिश्यूज वगैरह के साथ में, तो आपको ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं मानने। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पे करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, A client has been given lansoprazole for the chronic management of Zollinger-Ellison syndrome. The nurse instructs the client to take which product for pain while taking this medication. एक क्लाइंट को क्या दिया गया है, लैंसोपेराजोल दिया गया है, किसके मैनेजमेंट के लिए, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के लिए। तो द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच प्रोडक्ट फॉर पेन। तो अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको पेन भी हो रहा है, तो कौन सा यहाँ पे मेडिकेशन जो है वो पेन मैनेजमेंट के लिए दी जाएगी। ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर आपको बताया गया कि भाई जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के लिए क्या दिया गया है, लेंसोपेराजोल। ये बात यहीं खत्म होती है। अब एमसीक्यू बनता है, द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच प्रोडक्ट फॉर पेन व्हील टेकिंग दिस मेडिकेशन। कि भाई जब ये मेडिकेशन ले रहे हैं तो क्लाइंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या मेडिकेशन, क्या प्रोडक्ट काम में लेना होगा, आइबुप्रोफेन, एसिटोमिनोफेन, नेफ्रोक्सिन सोडियम या फिर एसिटाइल सिलिसिलिक एसिड। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है वहां पे। तो देखिए एमसीक्यू में बताया गया आपको क्या, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक एसिड का हाइपर सिक्रेशन। सेकंड यहाँ पे क्या बताया गया है, पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक एसिड का जब हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ठीक है, स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर। इसके अलावा थर्ड वन क्या है यहाँ पे, ट्यूमर ऑफ पैनक्रियाज। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पैनक्रियाज का ट्यूमर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इन तीनों को मिला के यहाँ पे क्या बोला, ट्रायड ऑफ जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये तीनों क्या है, ट्रायड है। और यहाँ पे अगर पेन होता है पेशेंट को, तो यहाँ पे वो पेशेंट क्या लेगा, एसिटामिनोफेन। ठीक है, पेन मैनेजमेंट के लिए वो क्या लेगा, एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन को क्यों दिया, क्योंकि देखो जो बाकी का ऑप्शंस क्या है, आइबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सिन सोडियम, एसिटाइल सिलिसिलिक एसिड, जो एस्पिरिन वगैरह है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये कर तक स्टोमक को और ज़्यादा इरिटेशन पहुंचा सकते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, स्टमक इरिटेंट्स। ठीक है, तो इनके मुकाबले यहाँ पे क्या है, एसिटामिनोफेन काफ़ी अच्छी यहाँ पे साबित होती है, जो इतना ज़्यादा स्टमक को इरिटेशन नहीं पहुंचाती है। क्योंकि पेप्टिक अल्सर वगैरह हो रखे हैं तो हो सकता है वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह भी हो। ठीक है, स्टमक की लाइनिंग ऑलरेडी वीक है और अगर इरिटेशन मिलेगा तो ब्लीडिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसलिए एसिटामिनोफेन यहाँ पे अपनी सेफेस्ट यहाँ पे ड्रग मानी जाती है पेन मैनेजमेंट के लिए। बाकी जो जो लेंसापेराजोल है वो क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, the nurse is preparing to care for a client with diagnosis of metastatic cancer। एक नर्स है वो प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट के लिए, डायग्नोसिस क्या है उसको, मेटास्टेटिक कैंसर। द नर्स नोट डॉक्यूमेंटेशन इन द क्लाइंट्स चार्ट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग कैचेक्सिया। अभी नर्स क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट कर रही है क्लाइंट के चार्ट में कि क्लाइंट एक्सपीरियंस किसको कर रहा है, कैचेक्सिया को। वॉट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट ऑन असेसमेंट ऑन द ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पे जो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि कैचेक्सिया के अंदर क्लाइंट में क्या क्या असेसमेंट देखने को मिल सकते हैं, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड एसाइटिस,
कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, एसाइटिस, शंकन आइज एंड ए हॉलो चीक अपीयरेंस, कि भाई उसकी आइज है वो कैसी हो गई, शंकन हो गई है, और चीक अपीयरेंस भी कैसे देखने को मिल रहा है, हॉलो। पेरीऑर्बिटल एडिमा एंड स्वेलिंग अराउंड द ईयर्स, यहाँ पे पेरीऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा या फिर ईयर्स के अराउंडिंग स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जनरलाइज्ड एडिमा एंड द प्रेजेंस ऑफ वेट गेन, एडिमा देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे वेट गेन भी साथ में देखने को मिलेगा एडिमा के साथ में। तो कैचेक्सिया जो होता है उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो देखिए कैंसर की कंडीशन के अंदर ये जो सिम्टम्स है वो जनरली अपियर होता है, और जो कैचेक्सिया होता है इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या करेक्ट रहेगा। शंकन आइज जो है वो किस देखने को मिलेगी, शंकन देखने को मिलेगी, ठीक है। और चीक अपीयरेंस भी यहाँ पे जो क्या है, आपको होलो चीक अपीयरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो पेशेंट की जो बॉडी है वो कैसी देखने को मिलती है, एग्जॉस्टेड। और क्या देखने को मिलते हैं, पेशेंट को जो एक्सप्रेशंस वगैरह जो होते हैं वो भी एकदम लो देखने को मिलते हैं इस कंडीशंस के अंदर। अब नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कैचेक्सिया क्या होते हैं, तो इट इज द क्रोनिक वेस्टिंग कंडीशन, जो कैंसर जो पेशेंट रहते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए क्लाइंट एडमिटेड टू द मेडिकल नर्सिंग यूनिट हैज़ ए डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। एक क्लाइंट है जो एडमिट है किसमें, मेडिकल नर्सिंग यूनिट के अंदर, उसको डायग्नोज क्या हुआ है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज उसको हुई है। मेटाक्लोप्रोमाइड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड 4 टाइम्स ए डे, वहाँ पे उसको क्या दिया जा रहा है, मेटाक्लोप्रोमाइड दिया जा रहा है। व्हेन शुड द नर्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, तो अब जो है क्या, नर्स इस मेडिकेशन के लिए क्या शेड्यूल यहाँ पे रखेगी, ये पूछा गया आपको। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या नर्स शेड्यूल यहाँ पे रखेगी, एवरी 8 आवरली उसको देना है, क्योंकि दिन में 4 टाइम देना है, इसलिए एवरी 8 आवरली, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट नहीं रहेगा अपना। विथ मील्स एंड एट बेड टाइम, राइट आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम, या फिर 30 मिनट बिफोर मील एंड एट बेड टाइम। क्या रहेगा अपना आंसर, देखो जो एमसीपी जो रहती है ये क्या रहती है, ये एक प्रकार का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट का काम करती है। स्टिमुलेंट से मतलब क्या है अपना, हेल्प इन एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक को यहाँ पे एम्प्टी करवाने में हेल्प करती है, जिसके अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक स्टमक के अंदर खाना पड़ा रहता है, तो उसके अंदर ये हेल्प करती है कि जल्दी से जल्दी और टाइमली, ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम जल्दी से वो आगे निकाल देगा, ऐसा नहीं है, जल्दी आराम से उसको क्या है आगे बढ़ा दे, फॉरवर्ड कर दे, तो उसके अंदर ये काम आती है स्टमक। और साथ साथ में ये क्या करती है, आल्सो यूज टू ट्रीट द नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इस ड्रग को जो है हम कब लेंगे, ऑप्शन डी अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कब लेंगे, 30 मिनट्स बिफोर मील एंड एट द बेड टाइम, ठीक है। खाना खाने से 30 मिनट पहले इसको क्या है कि ड्रग को हमें इंटेक करना होगा, जिससे कि एक तो नोजिया वोमिटिंग उसको सप्रेस कर देगी ये, साथ साथ में खाने को भी टाइमली एम्प्टी करवा देगी, ठीक है, खाना स्टमक में पड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी ये क्या करती है, इंक्रीज कर देगी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डायग्नोस्टिक स्टडीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड पेजेट्स डिजीज। एक क्लाइंट है
जिसको अपन डायग्नोस्टिक स्टडी अपन वहाँ पे कर रहे हैं, सस्पेक्टेड किसका है वो, पेजेट डिजीज के वहाँ पे कंडीशन सस्पेक्टेड हो ही उसको। इन रिव्यूइंग द क्लाइंट्स रिकॉर्ड, अपन क्लाइंट के रिकॉर्ड का रिव्यू कर रहे हैं। द नर्स वुड एक्सपेक्ट, नर्स एक्सपेक्ट करेगी टू नोट दैट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड विच लेबोरेटरी टेस्ट। नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो कौन से टेस्ट को यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन करेगा, ताकि हमें पता लगे कि क्लाइंट को जो हमें सस्पेक्टेड डिजीज है वो कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। ऑप्शन क्या है, प्लेटिलेट काउंट, एल्कलिन फास्फेट, वाइट ब्लड सेल काउंट या फिर कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। क्या रहेगा अपना आंसर इसमें? पेजेट डिजीज के अंदर क्या डायग्नोसिस करते हैं अपन? तो देखिए पेजेट डिजीज होता क्या है। पेजेट डिजीज एक प्रकार की बोन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बोन्स की डिफॉर्मिटी होती है। इसके अंदर क्या देखा जाता है, कैरेक्टराइज्ड बाय लोकलाइज्ड या फिर डिसऑर्डर्ड बोन रीमॉडलिंग। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बोन का रिजॉर्प्शन देखा जाता है, उसके बाद में क्या होता है, रीमॉडलिंग। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, उसके बाद में रीमॉडलिंग कौन करवाती है, ऑस्टियोब्लास्ट। तो इस प्रकार से इनकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। और बोन में क्या आती है, डिफॉर्मिटी, और बोन कैसी रहती है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। जो शेप एंड साइज रहना चाहिए वो नहीं रहेगा, बोन वीक हो जाएगी, तो ज़्यादा फ्रैक्चर्स वगैरह होने के चांसेस रहेंगे। तो इसकी क्या होती है, ये जो कंडीशन है इसके अंदर मेनली 3 फेज होती है। पेजेट डिजीज की बोन डिफॉर्मिटीज की 3 फेजेज होती है। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट फेज को अपन क्या बोलते हैं, लिक्टिक फेज। फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं, लिक्टिक फेज। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है उसकी यहाँ पे क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज लोकलाइज्ड बोन रिजॉर्प्शन। बोन के अंदर से कैल्शियम जाके कहाँ मिक्स हो जाएगा, ब्लड के अंदर, बोन हो जाएगी अंदर से खोखली, वीक हो जाएगी, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बोन जो है वो कैसी हो जाएगी, वीक। सेकंड जो फेज होती है इसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड लिक्टिक या फिर मिक्स्ड लिक्टिक ब्लास्टिक फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल हुई, मतलब लिक्टिक फेज के अंदर क्या हुआ, ओस्टियोक्लास्टिक सेल का यहाँ पे हाइपर एक्टिवेशन हुआ। अभी क्या होगा, कंपनसेटरी ओस्टियोब्लास्टिक सेल का यहाँ पे क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी। ये क्या करेगी, एक्सिलरेट बोन फॉर्मेशन। ये क्या करती थी, बोन को यहाँ पे रिजॉर्प्शन करवा रही थी, ये क्या करवाती है, बोन को वापस नई बोन को फॉर्म करेगी। अब इसके बाद में जो थर्ड स्टेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है, देखो अब बोन जो फॉर्म हुई वो कैसी हुई, थिक स्क्लेरोटिक बोन हो जाएगी। स्क्लेरोटिक बोन का मतलब क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड।
जैसे लेग कैसे हो जाएंगे उस बच्चे के, अगर बच्चे के अंदर ये पेजेड डिजीज हो रही है तो उसके लेग कैसे हो जाएंगे, बो लेग हो जाएंगे, धनुषाकार आकृति ले लेंगे। और बोन कैसी हो रहेगी, वीक रहेगी, वीक रहने की वजह से प्रोन टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने की वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और क्या होगा, न्यू बोन्स आर इनफिल्ट्रेटेड विथ ब्लड वेसल्स। जो नॉर्मली यहाँ पे ब्लड वेसल्स हमारी बोन के अंदर जो है वर्जन कैनाल से ब्लड सप्लाई होती है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, और जो बोन्स होती है वो हाईली वेस्कुलर हो जाएगी। अब यहाँ पे जब डैमेज होगा तो हाईली ब्लीडिंग यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होती है पेजेड डिजीज, और उसकी 3 कंडीशन, किस प्रकार से अफेक्ट होती है बोन और किस प्रकार से जो नई बोन बनती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड बनेगी। अब देखिए अपन साथ साथ में हमने इसके साइन एंड सिम्टम की भी बात की थी। तो साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, बोन पेन, और क्या देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, और क्या देखने को मिलेगा आपको, एनलार्ज्ड स्कल, और क्या होगा, फ्रंटल बोन यहाँ पे एनलार्ज होगी इन पेशेंट की। अब जब फ्रंटल बोन एनलार्ज होगी तो यहाँ पे एक साइन बनता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, टैम ओसेंटर साइन। इसका मतलब क्या होता है, एनलार्जिंग ऑफ द फ्रंटल बोन, या फिर एनलार्ज एंड ओवरराइडिंग ऑफ द फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। इसको साइन को अपन क्या बोलते हैं, टैम ओसेंटर साइन। इसके बाद में और एक और साइन यहाँ पे देखने को मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैंडल कैंडल फ्लेम साइन। कैंडल फ्लेम साइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, बोन्स के अंदर क्या बनेगा, लीजन्स यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो साइन बनेगा, जो लीजन्स बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, कैंडल के ऊपर जो फ्लेम बनती है ना, कैंडल और फ्लेम, इनकी जैसी स्ट्रक्चर होती है वैसे यहाँ पे बोन के अंदर लीजन्स बनने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, कैंडल फ्लेम साइन। अब हमसे क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि कौन सी लेबोरेटरी स्टडी करोगे। तो देखो लेबोरेटरी स्टडी यहाँ पे क्या हो रहा है, बोन में डिफॉर्मिटीज आ रही है। तो क्या होगा, जब कभी भी बोन की रिलेटेड लेबोरेटरी स्टडी करनी है आपको, तो क्या बढ़ेगा यहाँ पे, एल्कलिन फास्फेट का लेवल आपको क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेजेड डिजीज के अंदर क्या होता है, एल्कलिन जो फास्फेट रहता है उसका लेवल क्या रहता है, एलिवेटेड, बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यही एक यहाँ पे बेस्ट डायग्नोसिस रहेगा पेजेड डिजीज के लिए। अब अगर बात करें मेडिकेशन की, यहाँ पे कौन कौन सी मेडिकेशन काम में आ सकती है, तो बिसफॉस्फेट। ठीक है, बिसफॉस्फेट मेडिकेशन जो यहाँ पे बेस्ट इस पेशेंट के लिए यहाँ पे सुटेबल रहेगी। The nurse is evaluating the condition of a client after pericardiocentesis performed to treat cardiac tamponade। नर्स क्या कर रही है, क्लाइंट को इवाल्युएट कर रही है। क्लाइंट को कंडीशन क्या थी, कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, जो हार्ट होता है उसके सराउंडिंग क्या बढ़ जाता है, पानी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर किया था, पेरिकार्डियोसेंथेसिस। ठीक है, पेरिकार्डियोसेंथेसिस परफॉर्म किया था। विच ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट दैट द प्रोसीजर वाज इफेक्टिव। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करेगा कि हमने जो प्रोसीजर किया है वो एकदम इफेक्टिव रहा है, अच्छे से प्रोसीजर हो गया है, पेशेंट की जो कंडीशन है वो ठीक हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, मफल्ड हार्ट साउंड, कि आपको जो हार्ट साउंड सुनाई देगा वो मफल्ड जैसा सुनाई देगा, मफल्ड हार्ट साउंड। ए राइज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, जो हमारी जुगुलर वेन है वहाँ पे डिस्टेंशन होगा। क्लाइंट एक्सप्रेशन ऑफ डिस्निया, क्लाइंट जो एक्सप्रेशंस रहेंगे किसके, डिस्निया के। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, तो देखो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, पेरिकार्डियोसेंथेसिस किया गया है। तो ये परफॉर्म अपन कब करते हैं, जब पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे
इंक्रीज हो जाए। नॉर्मली पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, मगर उसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो कार्डियक टेम्पोनेट किसको कहेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट्स का मतलब क्या होता है? बिल्डअप ऑफ फ्लूइड या फिर ब्लड इनटू पेरिकार्डियल सैक। इस फ्लूइड और ब्लड की वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर अराइज ऑन द हार्ट। हार्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। तो इसके अंदर होता क्या है ये हमने देख लिया। तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे इसकी वजह से? फर्स्ट साइन सिम्टम देखने को मिलेगा आपको मफल्ड हार्ट साउंड। हार्ट साउंड है वो कैसा सुनाई देगा? मफल्ड। सेकंड साउंड क्या देखने को मिलेगा आपको? डिस्टेंशन ऑफ जुगुलार वेन्स। जुगुलार वेन्स के अंदर क्या होगा? डिस्टेंशन। एंड थर्ड साइन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? लो ब्लड प्रेशर। तो देखिए हमने क्या इसका ट्रीटमेंट कर दिया, पेरिकार्डियोसेंथेसिस, जो भी फ्लूइड भरा हुआ था हार्ट के चारों तरफ उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो ये साइन हमारे इंप्रूव होने चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में साइन इंप्रूव दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या बताया गया है? ए राइज इन ब्लड प्रेशर। जनरली इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? लो रहता है। तो हमने क्या किया? प्रोसीजर किया और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो राइज होना शुरू हो गया, मतलब नॉर्मल की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमें बता रहा है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो एकदम इफेक्टिव रहा है। ठीक है। और ये जो तीनों आपको जो यहाँ पे ट्रायड दिख रहे हैं, इस ट्रायड का क्या नाम होता है? बैक्स ट्रायड। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, बहुत बार एमसीक्यूज बनते हैं इस टॉपिक में से। ठीक है। तो अपना आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, राइज इन ब्लड प्रेशर। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए। और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।